नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे काफी ध्यान से देखिएगा। आज आपकी आंखें खुलेंगी कि आखिर भारत के साथ दोगलापन क्यों कर रहे हैं कई देश, और खास करके परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक को लेकर। दोस्तों आपने हाल ही के दिनों में काफी सारे परिवर्तन देखे होंगे जो कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर हुए हैं, और इन सभी बदलावों का फर्क भारत पर पड़ा है। वो कैसे? जैसे कि ऑकस जो गठबंधन बनाया गया है, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं, और इस ऑकस के गठबंधन के बनने के बाद फ्रांस को भी एक धक्का लगा, क्योंकि फ्रांस को जो सौदा मिला था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो खत्म हो गया, और यहाँ पर एक धक्का फ्रांस को भी लगा। ऑकस समझौते के बाद भारत को एक फायदा ये मिला कि फ्रांस भारत के करीब और आता चला गया, और भारत को उसने परमाणु पनडुब्बी देने का वादा कर दिया। और ये जो सौदा होगा भारत और फ्रांस का परमाणु पनडुब्बियों का, वो चीन के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा झटका हमको कब लगा? जब अमेरिका ने हमको परमाणु पनडुब्बी देने की तकनीक से मना कर दिया, जबकि हमारा अब अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध बन चुका है। और परमाणु पनडुब्बी तकनीक ना देने से अमेरिका की मंशा भी साफ हो गई कि अभी भी उसके भारत के साथ मतभेद है। अगर बात करते हैं दूसरी तरफ रशिया की, जिसको हम अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, फॉरएवर फ्रेंड मानते हैं, उसने भले ही हमको अपनी अकुला क्लास की जो सबमरीन है वो पट्टे पर दी हो, लेकिन भारत भी इन न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल परमाणु हथियार लॉन्च करने में नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए भारत अपनी खुद की परमाणु पनडुब्बियों को बनाने पर भी जोर दे रहा है, ताकि इस तरीके के जो गतिरोध हैं उनका सामना हमें ना करना पड़े। भारत में एक समस्या और है दोस्तों, एक तो हमारे पास प्रॉपर तकनीक नहीं है, दूसरा किसी भी प्रोजेक्ट में देरी लगती है जिसकी वजह से लागत में वृद्धि हो जाती है, और जो एंड प्रोडक्ट यानी कि जो अंतिम उत्पाद सामने आता है उसकी गुणवत्ता में भी काफी सारी खामियां पाई जाती हैं। दोस्तों ये हकीकत है, इसे हमें मानना भी पड़ेगा। लेकिन अब भारत को जल्द से जल्द फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों की खरीद के बारे में बात करना शुरू करना होगा। ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, भारत को फ्रांस से बात क्यों करनी चाहिए। ये बात तो दोस्तों आप जान ही लीजिए और मान भी लीजिए कि अमेरिका भारत को कभी भी परमाणु पनडुब्बियां नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को भारत में टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को लेकर एक चिंता बनी हुई है। और पिछले एक दशक में भले ही भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हुए हों, लेकिन अभी भी हमारे मतभेद जारी हैं, जिसे अमेरिका हमेशा मानता भी आया है। इसीलिए अमेरिका कभी भी इस संवेदनशील तकनीक को भारत को ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी कि इस बात को आप तय समझिए। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अमेरिका का एक दोगलापन भी नजर आएगा और एक विश्वासघात भी सामने आएगा कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को तो परमाणु पनडुब्बियां दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का वफादार और एक दृढ़ सहयोगी माना जाता है, लेकिन भारत को उसने इस वफादारी से दूर कर रखा है। तीसरा कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक दूसरे के फ्रिगेट्स और जहाजों का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकारी हैं वो अमेरिकी जहाजों पर आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत को भी अमेरिका के इतने करीब जाना है, यानी कि उसकी वफादारी निभानी है, तो उसके लिए भारत को करीबन अमेरिका की सेना के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाने के लिए $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि भारत नहीं करेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को परमाणु पनडुब्बी मिल रही है, लेकिन उन पर परमाणु हथियार डालने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियारों को उसमें डालने की कोशिश करेगा। दोस्तों अगर सोच भी लें कि अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बियां भारत को दे भी देता है, लेकिन वो भी भारत को इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि परमाणु हथियार को दागने की जो क्षमता है, वो भारत को नहीं देगा, यानी कि उसकी अनुमति भारत को नहीं देगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की नौसेना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्वाड गठबंधन में शामिल हो चुकी है, और भारत खुद इंडो पैसिफिक में चाइना की आक्रामकता को रोकने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। यानी कि आप ये चीज समझ चुके हैं कि अगर भारत रशिया से भी परमाणु पनडुब्बियां लेता है तो उसमें परमाणु हथियार नहीं लग सकते, और जो हमने स्वदेशी रूप से अरिहंत पनडुब्बी बना रखी है उसमें काफी शोर उत्पन्न होता है, यानी कि ये काफी नॉइसी पनडुब्बी है, इसलिए इसे आप एक ऑपरेशनल पनडुब्बी नहीं कह सकते, बल्कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ये हो सकता है। अब फ्रांस का कनेक्शन क्या है भारत के साथ, वो भी जान लीजिए। फ्रांस का परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में एक लंबा इतिहास रहा है, और शुरू से ही फ्रांस ने भारत को परमाणु हथियारों के साथ फ्रांस की हथियार प्रणालियों को लैस करने की अनुमति भी दी है। फ्रांस के नाटो छोड़ने के बाद जो फ्रांस के नीति निर्माता थे, उन्होंने एक फोर्स डीप फ्रेप का निर्माण किया। फ्रांस के पास अब 16 मिसाइल ट्यूब वाली पनडुब्बियां हैं, जो एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डिटेरेंट के लिए पर्याप्त है, और फ्रांस की हर पनडुब्बी 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है, यानी कि कुल मिलाकर 48 परमाणु हथियारों को लॉन्च करने में ये पनडुब्बियां सक्षम हैं। दोस्तों इसके बाद अब बात आती है विश्वास की। विश्वास यानी कि जिस पर रिश्ते भी टिके होते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन है या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, जो भी है। विश्वास की बात जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के साथ भारत ने विश्वास कर रखा है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अभी भी
अपने विश्वास के दायरे से बाहर रखा है। रशिया के साथ भारत का विश्वास है, लेकिन वो भारत को महत्वपूर्ण तकनीक नहीं दे सकता है। अब बात आती है कि फ्रांस के साथ कितना अच्छा विश्वास है भारत के साथ। इसका उदाहरण मैंने अभी आपको पहले दिया कि फ्रांस जो उसके हथियार प्लेटफॉर्म है, उन पर भारत को उसने परमाणु हथियार लगाने की अनुमति दे रखी है। इसके अलावा किसी भी संघर्ष के समय में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में कटौती करने की कभी भी फ्रांस ने भारत को धमकी नहीं दी है, बल्कि भारत का सपोर्ट किया है और स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। फ्रांस ने भारत को मिराज 2000 को परमाणु बमों से लैस करने की अनुमति भी दी है। दरअसल फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि फ्रांस विमान को रणनीतिक मिशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, यानी कि भारत अपने हिसाब से राफेल विमानों में मिसाइलें और अन्य हथियार प्रणाली जोड़ सकता है, जिसमें हमें किसी भी तरीके से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि फाइटर जेट्स के दौर में अभी भी अमेरिका, रशिया ये भारत के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको सौदा दिखाई दे रहा है, इनको पैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर तकनीक की करते हैं तो ये तकनीक देने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण कारण भी रहा है कि भारत की वर्तमान योजना में फ्रांसीसी कन्वेंशनल सबमरीन्स का निर्माण करना। और फ्रांस अगर भारत को परमाणु पनडुब्बी बेचता है तो इसके लिए कोई भी ऑब्स्टिकल यानी कि गतिरोध नहीं आएगा, क्योंकि 1990 के दशक में ही जब भारत ने रशिया से चार्ली श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी पट्टे पर ली थी, तब से परमाणु पनडुब्बियों को ट्रांसफर करने की रोक हटा दी गई थी। और ऑकस सौदे के तहत परमाणु पनडुब्बियों के ट्रांसफर को सैन्य भागीदारी का एक स्वीकार्य हिस्सा बना दिया गया है, और इससे परमाणु अप्रसार कानूनों का उल्लंघन भी नहीं होता। एक और कारण फ्रांस का ये भी है कि वो भारत के साथ इंडो पैसिफिक में अपनी भागीदारी चाहता है, इसीलिए फ्रांस ने कहा भी था कि उसे क्वाड में शामिल कर लिया जाए। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो फ्रांस के साथ संबंध के राजनीतिक और सैन्य दोनों तरीके के लाभ भारत को मिलेंगे, और भारत को चीन को रोकने के लिए हिंद महासागर में नौसेना शक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए तेजी से परमाणु नौसैनिक क्षमता को बढ़ाना है। फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बियां इन उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों कि क्या फ्रांस अनुमति देगा भारत को परमाणु मिसाइल लगाने की इन परमाणु पनडुब्बियों में? दरअसल इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम फ्रांस से पनडुब्बियां लेते हैं, यानी कि परमाणु पनडुब्बियां खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें परमाणु सक्षम मिसाइलों को फिट करना शुरू कर दें। हालांकि यह प्रसार कानूनों का उल्लंघन होगा, जिसके लिए शायद फ्रांस भी तैयार ना हो, लेकिन यह भारत को एक महत्वपूर्ण मंच भी देगा, जिसका इस्तेमाल भारतीय पनडुब्बियों से प्रक्षेपित मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। और इस प्रकार भारतीय नौसेना की घातकता में और वृद्धि आ जाएगी। इसलिए भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड हंटर किलर सबमरीन का होना बेहद जरूरी है, और इसीलिए भारत और फ्रांस की सरकारें सोच समझकर इस समझौते को करेंगी। अब समय बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले इस समय में। लेकिन दोस्तों, आपने पूरा कंक्लूजन देख लिया होगा। अमेरिका का भी आपने विचार जाना, रशिया का भी जाना और फ्रांस का भी जाना, यानी कि इन सब के विचार जाने। लेकिन एंड कहाँ पर आता है? एंड ये आता है कि स्वदेशीकरण इसीलिए जरूरी हो जाता है, नहीं तो हमारी आवश्यकता या हमारी निर्भरता इनके ऊपर इतनी बढ़ जाएगी कि हम खुद का कुछ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर ही फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसे लगी वो भी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।